पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ राजेश हैं। राजेश यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं सेंटर से, और राजेश को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, मैंने पहले भी राजेश के साथ वीडियो बनाए हैं। लेकिन राजेश एक तो बोलने में बहुत अच्छे हैं, दूसरा ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। इंटरनेशनल स्टडीज़ वाले सेंटर पे कैसे पीएचडी होती है, कैसे इन्होंने तैयारी करी, इसके पहले इन्होंने डीयू से पढ़ाई करी है, मास्टर्स आपका यहाँ से नहीं है। तो वो सारी जर्नी हम राजेश की जानने की कोशिश करेंगे, और उसके माध्यम से आप जानेंगे कि पीएचडी एडमिशन कैसे ले सकते हैं इनके सेंटर्स पे, इन जनरल जेएनयू में कैसे ले सकते हैं। तो राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया, और बस बुलाने के लिए। कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई, अगर आपसे पूछे कि जेएनयू आने की जो जर्नी है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस बताइए। अपनी पढ़ाई का भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोग को मोटिवेशन मिलेगा उससे। मैंने अपना ग्रेजुएशन मैथ्स ऑनर्स से किया है। उसके बाद मैथ्स पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैं जनरल इलेक्टिव इकोनॉमिक्स था, हाँ तो मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, पहले भी था, बट मैथ्स इकोनॉमिक्स बराबर था उस टाइम तक। हाँ। लेकिन जनरल इलेक्टिव पढ़ते पढ़ते और डिबेट करते करते मुझे इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया। तो फिर मैंने एक साल गैप लेके इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वहाँ एमए किया। उसके बाद मुझे पीएचडी करने का ऐसा कोई बहुत सॉलिड प्लान नहीं था कि मुझे पीएचडी करना ही करना है, बट क्योंकि जब मैंने नेट जेआरएफ दिया और मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया, तो एक्चुअली वो पहला लीडिंग फैक्टर था, क्योंकि मुझे लगा अब जेआरएफ क्लियर हो गया तो मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करके देखता हूँ, और अगर कहीं पीएचडी मेरा क्लियर हो जाएगा देन जेआरएफ मिल सकता है, एंड देन अगर जेआरएफ मिलेगा तो वो मुझे सस्टेन करेगा। सो लीडिंग फैक्टर था कि मोटिवेशन जो था कि जेआरएफ हो गया है तो जेआरएफ हो गया। तो एक बार आपने डिसाइड करा कि आपको जेआरएफ करना है, मतलब आप पहले तो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आया आपका मैथ्स के बाद, उसके बाद आपने डिसाइड करा कि आपको पीएचडी करना है क्योंकि आपके पास जेआरएफ है। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट थे जो आप टारगेट कर रहे थे, फिर आप जेएनयू में कैसे लैंड कर गए? हाँ, सो क्योंकि मेरा पीएचडी में कभी उतना सॉलिड इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं इस तरीके के मोटिव से नहीं था कि मैं, जैसे मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है या महाराष्ट्र में है, मैं आउट ऑफ दिल्ली जाने का मेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे था कि पीएचडी के लिए मेरे प्राइमरी चीज़ नहीं है, तो इसके लिए मैं दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो मैंने डी स्कूल में अप्लाई किया वहाँ, तो मैंने बेसिकली डी स्कूल और जेएनयू यही दो जगह अप्लाई किए थे अपने इकोनॉमिक्स के लिए। तो डी स्कूल में नहीं हुआ था और जेएनयू में सीआईटीडी में मेरा हो गया था। तो क्योंकि पहले अटेम्प्ट में हो गया तो ठीक है, और क्यों बाहर क्यों ही जाते हैं। और फिर जेएनयू आने के बाद कैसा लगा कि ये अच्छा डिसीजन था कि नहीं डिसीजन था, कैसा था? सो इनिशियली जब मैं जेएनयू आ रहा था, तो मैं जब रूम ढूंढ रहा था बाहर, क्योंकि मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहा, हाँ तो मैं ऐसे भी हॉस्टल में आने के लिए उतना उत्सुक था नहीं। हाँ हाँ। ठीक है। तो जब मैं बाहर रूम ढूंढ रहा था मुनीरका में, तो मुझे लग रहा था, रिग्रेट हो रहा था कि मेरा जेएनयू में सिलेक्शन क्यों हो गया, क्योंकि अब इसको छोड़ नहीं सकता मैं, और मुनीरका जितना भरा पड़ा है उतने बंद जगहों पे मैं रह नहीं सकता। बट फिर गॉड की ग्रेस से एक अच्छा रूम मिल गया। जब मैं जेएनयू आया, तो आपको पता ही है कि बाहर कितनी सारी भ्रांतियां फैलाई जाती है जेएनयू को लेके, और मैं जेएनयू, ऐसे बहुत लोग आते हैं कि जेएनयू में घूमने आते हैं। मैं ऐसा कभी जेएनयू घूमने भी नहीं आता था कि नाइट लाइफ देखूं या चुनाव का वो सब देखूं। लेकिन मुझे लगता है 1 साल 2 साल में जेएनयू को लेके मेरे सारे पर्सपेक्टिव ही बदल गए। पूरा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे 2015 से हूँ। राजेश बहुत पुराना है, राजेश का हमारा रिश्ता। लेकिन राजेश कभी आए नहीं यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं देखता हूँ कि शुरू का जो पर्सपेक्टिव था, अभी जितना मैं ऑब्सेस्ड हूँ जेएनयू से, जेएनयू की फैसिलिटी यूज करने को लेकर, राजेश मेरे से ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। राजेश आपको लाइब्रेरी में दिखेंगे, रीडिंग रूम में दिखेंगे, और जेएनयू में बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते हैं। मेरा ये जानना है कि जब भी पीएचडी का आपके सेंटर्स पे किस तरह की पीएचडी होती है, जैसे आप एसआईएस वाले सेंटर कहें, और उनमें से जो सेंटर्स हैं अलग अलग, उनमें कैसे कैसे पीएचडी होती हैं, और आपने जब प्रपोजल बनाया था, पहले ये वाला लेते हैं कि कौन कौन सी पीएचडी आपके सेंटर्स पे होती पीएचडी, क्योंकि उसका नाम है सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो वाइल इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट उसके फोकस में रहता है। मुझे पहले नहीं पता था, मुझे यहाँ आने के बाद पता चला, जब मैंने अपने बाकी पीयर्स को देखा जिन्होंने एडमिशन लिया था, कि यहाँ पे हर ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स के हर फील्ड में आपको पीएचडी हो रही है। माइक्रो मैक्रो में जितने सब फील्ड्स हो सकते हैं, गेम फील्ड, मतलब आप इकोनॉमिक्स का कोई पब्लिक फाइनेंस कुछ भी उठा लीजिए। जो बाकी सेंटर्स पे आपको इकोनॉमिक्स में ऑप्शंस मिलेंगे, वही ऑप्शंस यहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। पहले मुझे ये नहीं पता था, उसी वजह से मैंने प्रपोजल भी कुछ अलग तरीके से बनाया था, बट इवेंचुअली मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ पे पीएचडी होती है। इकोनॉमिक्स के सारे सब फील्ड्स में पीएचडी होती है है यहाँ पे? हाँ। तो जैसे आपके सेंटर पे जिस तरह से पढ़ाई होती है, जैसे आपने बाहर इमेजिन करा होगा अपनी लाइफ आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, अभी जिस तरह की पीएचडी की लाइफ कैसे लगती है आपको? पीएचडी करते हुए कैसा लगता है? पढ़ने में मजा आता है, या लाइफ को लेके कुछ पर्सपेक्टिव आपके बदले हैं कि नहीं बदले? सो सबसे पहले पर्सपेक्टिव मेरा पीएचडी को लेके ही बदला। जब मैं बाहर पीएचडी की बात करता था, जब मुझे पीएचडी नहीं करना था, तो सब बहुत कैजुअल तरीके से बताते थे, पीएचडी सबकी हो जाती है, कोर्स वर्क का कोई टेंशन नहीं है, प्रपोजल ऐसे ही बन जाता है, तुम प्रपोजल कहीं किसी से ले भी सकते हो। हाँ। तो बहुत ही नॉन रिग्रेस वे ऑफ, मतलब तरीके से आइडिया प्रेजेंट किया गया था। तो मैं भी यही सोचा कि पीएचडी उतना रिग्रेस नहीं होता है, मैं एडमिशन ले लेता हूँ। हाँ। बट जब मैं सीआईटीडी में आया, तो मुझे पता चला बहुत रिग्रेस होता है। लाइक इतना मैंने मास्टर्स के लिए टेंशन नहीं लिया होगा जितना मैंने सीआईटीडी के कोर्स वर्क को कंप्लीट करने के लिए टेंशन लिया है, तो बहुत रिग्रेस है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है पीएचडी, क्योंकि लाइफ के उस स्टेज पे हम लोग कर रहे होते हैं मास्टर्स करने के बाद, कि हार्डवर्क डिमांड नहीं करता, हाँ। जो कि बहुत गलत परसेप्शन भी है, और मोरली भी बहुत गलत है।
मतलब जब भी हम बोलते हैं कि क्या कर रहे हो इस सब्जेक्ट में, पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी मतलब एक्सपर्टीज है ना, उसमें लिमिट ही नहीं है। जैसे आपका मास्टर्स का सिलेबस है, किसी चीज़ का सिलेबस है, यहाँ पे कोई सिलेबस ही नहीं है आपको। तो राजेश, जब प्रपोजल आपने बनाया था, सिलेक्शन की कहानी आप बताएं, क्योंकि जेएनयू में जो बाहर के बच्चे होते हैं, खासतौर पे मास्टर्स कहीं और से करा है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, सिलेबस का भी मिसमैच होता है। तो कौन सा सबसे स्मूथ तरीका था जो आपने अपनाया यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए? सो उसी साल नवंबर में मेरा जीआरएफ क्लियर होता है। तो क्योंकि मैंने बोला कि क्योंकि मेरा जीआरएफ क्लियर हो गया, तो मैंने सोचा ऐसे मैं फॉर्म डाल के देखता हूँ। अ, और इनफैक्ट जब मैं फॉर्म बना भी रहा था, तो क्योंकि सेंटर का नाम इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट था, तो मुझे लगा यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड को लेके ही प्रपोजल बनाना होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने इंटरनेशनल ट्रेड को लेके ही प्रपोजल बनाया। वो तो मुझे बाद में पता चला कि मैं किसी भी चीज़ को लेके बना सकता था। तो इंटरनेशनल और यहाँ पे प्रपोजल इंटरनेशनल ट्रेड को लेके बनाया, जो कि मुझे लगता है मुझे फ़ायदा भी किया। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड को लेके मुझे लगता है मेरे सेंटर पे अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड को लेके अपना काम लेके आए, शायद उसको थोड़ा पॉजिटिव बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज़ आप उस चीज़ से रिलेटेड काम करना चाहते हैं। और एक्सपर्टीज भी है, जो लोग मतलब प्रोफेसर्स होंगे वहाँ पे, वो ज़्यादातर कुछ ना कुछ उस तरह के डोमेन में काम कर रहे होंगे, तो आपका काम भी उनसे कनेक्टेड रहेगा। और अच्छी स्ट्रेटजी होती है जब भी आप कहीं भी पीएचडी अप्लाई करते हैं, आपको सेंटर्स के प्रोफेसर्स देखने चाहिए कि उनका मेजर वर्क कहाँ पे है, कौन सा इंटरेस्ट एरिया है, कहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कि उनका कोई एरिया है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी ने भी काम कर रहे हैं, आपका काम उसमें फिट बैठेगा, तो उनके लिए आसान है ना आपको सिलेक्ट करना कि यार ये भी उसी चीज़ में काम करना चाह रहे हाँ, अगर किसी को पीएचडी में एडमिशन चाहिए, कहीं पे भी चाहिए, तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और जैसा आपने कहा कि पूरे प्रोफेशंस का लिस्ट निकालिए कि वो किस एरिया में काम कर रहे हैं। अगर आप कोई एक ऐसा एरिया लेके जाएँगे जहाँ पे वहाँ काम ही नहीं हो रहा है, तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही आपने खुद की कम कर ली है। तो आप वो उसको गो थ्रू कीजिए। अगर वहाँ पे कोई आपके जान-पहचान में रह रहे हैं, तो उनसे ये छोटा-सा ट्रिक होता है कि आप उनसे ये पता करने की कोशिश कीजिए कि किसके अंडर अभी रिसेंट टाइम में कोई बच्चा नहीं आया है। हाई प्रोबेबिलिटीज़ है कि वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन अगर आप बना के एक प्रपोज़ल लेके जाएँ और प्रपोज़ल पे आपको गो थ्रू अच्छा नॉलेज हो, तो चांसेस हाई होते हैं आपके सिलेक्शन के। अब ये बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि जब भी आप पीएचडी में एनरोल होते हैं, सिर्फ प्रपोजल होता है, उसमें बहुत सारी डिटेलिंग होती है, किनके अंदर वैकेंसी है, कौन सा सेंटर है, किस तरह का आपने प्रपोजल बनाया है। उसके बाद जो सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है, जब आप वाइवा के लिए जाते हैं, क्योंकि वो आपका डी डे है, उस दिन आपको कुछ ना कुछ करना है। राजेश बहुत अच्छा डिबेटर है, तो राजेश उस दिन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी जिस दिन आपका इंटरव्यू था या वाइवा था जेएनयू में? उस दिन क्या आपने मतलब कैसे जब आप गए थे इंटरव्यू के लिए, तो क्या आप इमेजिन कर रहे थे और क्या हो रहा था उसमें, अगर आप कुछ बताना चाहें? इस चीज़ को लेके मैं पहला जब मैं आज मतलब 1 साल, डेढ़ साल बाद मतलब 2 साल पहले खुद को ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो जो एक मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल फैक्टर था कि मैं प्रेशर में नहीं था कि मुझे पीएचडी करना ही है। बहुत सारे लोग प्रेशर में आते हैं, वो पेशेंट होते हैं कि क्या, पैशनेट होते हैं प्रेशर में कि जेएनयू से ही करना है, यहीं यहीं रहना है। यही सेंटर चाहिए। तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि प्रेशर मत लीजिए। पीएचडी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको यहीं से करना है तो आप 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, बिकॉज़ मुझे लगता है लॉन्ग रन में ये मैटर नहीं करता कि आप कितने लेट में कहाँ से क्या कर रहे थे। तो सबसे पहली बात प्रेशर कम लेना चाहिए। दूसरी बात जो एक चीज़ मैंने इंटरव्यू को लेके सोच रखी थी, डिबेटर बनने का मुझे बहुत फ़ायदा मिला था। बोलने का तो एक फायदा हो जाता सिर्फ बोलने का ही नहीं भैया, कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं उनके चेहरे और उनकी भाषा का टोन को पकड़ के भी समझ पा रहा था, है, वो पसंद आ रहा है जब पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है या किस तरीके से बदलना चाहिए। तो मुझे लगता है एक उस चीज़ की ट्रेनिंग भी बहुत आपको हेल्प करती है। दूसरा मुझे लगता है कि अगर आप ऑनेस्ट रहें, मुझे लगता है हर किसी को, हर इंटरव्यूअर को आप कितनी भी ट्रेन कर दीजिए, लेकिन अगर किसी को भी आपके सामने से ऑनेस्टी देखने को मिल रही है ना, तो बहुत ही प्लीज़िंग फैक्टर होता है। ये बहुत इसको थोड़ा डिटेल से बात करेंगे हम लोग, इस पे और डिटेल से, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ये अंडरस्टैंडिंग होती है इस चीज़ को समझने का। होता क्या है कि मान लीजिए कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरे पास 2 कैंडिडेट हैं, एक है जो फेक कर रहा है, और अगर वो फेक कर रहा है तो उसका नॉलेज भी फेक हो सकता है। एक है जिसके पास कम नॉलेज हो सकता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, लेकिन वो ईमानदार है, तो उसके अंदर लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है ना, वो अपनी चीज़ें फेक नहीं कर रहा है, वो फालतू में नहीं कर रहा है। और एक चीज़ मैं और बोल दूँ कि जब भी आप प्रोफेसर्स के सामने जाके वाइवा दें, इंटरव्यू दें, तो आप बाहर कहीं फेंक रहे हो, कर रहे हो, वो चल जाता है। प्रोफेसर्स मेरे सेंटर पे, किसी भी सेंटर पे उनके सामने प्रिटेंड करेंगे तो वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो मतलब आप सोचिए कि आप जिस स्कूल में प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, वहाँ के वो हेड मास्टर हैं, ठीक है? आप उनसे नॉलेज में तो नहीं जीत पाएंगे, तो आप ईमानदार रहेंगे तो वो जान जाएंगे कि बच्चा ईमानदार है, इंटीग्रिटी है। और रिसर्च में इंटीग्रिटी थोड़ी मैटर करती है, इंटीग्रिटी मैटर करती है। तो और जो भी लोग जेएनयू आना चाहते हैं राजेश, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं अगर आपको रिसर्च में आना है तो आप जैसा मैंने जो चीज़ें कहा उस पे आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जैसा हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एक सुपरवाइज़र को लगता है कि बच्चा ऑनेस्ट है, तो उसको लगता है कि उसके थ्रू आउट द जर्नी वो उसके साथ ऑनेस्ट रहेगा।
तो वर्केबल बच्चा हो जाता है। एक सुपरवाइजर के लिए बच्चा लेने में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर होता है कि क्या मैं इसके साथ वर्क कर सकता हूँ कि नहीं कर क्योंकि सकता हूँ। 4-5 साल 6 साल आपको जर्नी लगानी। और एक चीज़ जो मैं इंटरव्यू को लेके और कहूँगा, जो मुझे लगता है मुझे बहुत हेल्प करी थी, मुझसे 10 सवाल पूछे गए होंगे, मुझे सिर्फ 5-6 के ही जवाब आते थे, 4-5 के जवाब नहीं आते थे, 50% चीज़ों का ही जवाब आता था। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है मेरे हक में गया था, वो ये था कि मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड शो किया था। मुझे पता नहीं था, बट अब मुझे लगता है कि मैंने उन्होंने मुझसे कोई सवाल पूछा ना, तो मैं बॉक डाउन नहीं हो गया था कि अरे मुझे नहीं आता। अगर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, तो मैं बोल देता था मुझे ये नहीं आता। बट अगर मुझे लगता है तो मैं इसको थोड़ा भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ एनालिटिकल माइंड से। तो वो चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड है, आप प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करना जानते हैं, आप प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना जानते हैं, तो वो भी बहुत हेल्प करता है सॉल्यूशन में। एक और मैं अच्छी बात बताता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जब भी रिसर्च के लिए खासतौर पे पीएचडी के लिए जाते हैं तो अब एक कल्चर इंडिया में आ गया है कि आपको हमेशा कनेक्शन से। हाँ, मैं राजेश का इसलिए इंटरव्यू करना चाह रहा था क्योंकि राजेश जिस सेंटर में गया है, राजेश उसमें उस सेंटर से किसी को नहीं जानता था। इन जनरल मैं जेएनयू में हूँ, राजेश मुझे बहुत पहले से जानता था, लेकिन राजेश ने इंटरव्यू देने के पहले कभी नहीं बताया कि भैया मैं इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ। बहुत बच्चे करते हैं जिसमें कुछ गलत नहीं है, आप प्रोफेसर्स जानना वो सब है, लेकिन ये उम्मीद करना कि आपका प्रपोजल सेलेक्ट नहीं होगा, आप सेलेक्ट नहीं होंगे, किसी के कहने पे सेलेक्ट होंगे, वो नैतिक रूप से तो गलत है ही, वो ये भी दिखाता है कि आप कितने कमजोर हो चुके हैं। अगर जहां भी ये चीजें हो रही हैं, जो लोग भी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, खासतौर पे जो सिलेक्शन वाले हैं, बच्चे हैं, उनका तो मन करेगा जहां भी वो पीएचडी करना चाहते हैं, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि जो भी यंग माइंड है, फिर आप रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाएंगे? सर मान लीजिए कि मैं कल कहीं बोल देता हूँ कि राजेश आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो मैं थोड़ी रिसर्च करने जा रहा नहीं करने का। हूँ। तो अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपको अपने दम पे करना चाहिए। रिसर्च मेथड जितनी भी चीजें हैं वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जिस तरह से राजेश ने बताया कि ईमानदारी से करना है, मतलब ईमानदारी पिक कर लेते हैं लोग, हाँ। मतलब वो है, एज का भी है वो एज एक्सपीरियंस है। हम अगर आप ये क्लेम कर सकते हैं कि कोई आपके नीचे आके कुछ बोल रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि बोगस है, ऐसे फालतू की बातें बना रहा है, तो वो तो प्रोफेसर है, वो इतने सालों से बैठा है, वो क्यों नहीं पकड़ेगा। तो ईमानदार रहिए। जेएनयू एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे तो आप ये उम्मीद मत करें कि सामने वाले आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। वो प्रपोजल है, जैसे आप किसी भी इंसान को प्रपोज करते हैं, कुछ आस्क आउट करते हैं, तो एक होता है ना कि वहाँ पे ना है हाँ है। तो आप अपने प्रपोजल बनाइए, सही से तैयारी कीजिए। और जिस तरह से राजेश ने ईमानदारी से तैयारी करी है और चीज़ों को चाहा है कि ये हो जाए, मतलब वो तो ये था कि हाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च करने का मन नहीं था, लेकिन अभी अगर राजेश से पूछोगे कि क्या रिसर्च एंजॉय कर रहे हैं राजेश, तो राजेश का जवाब हाँ ही होगा। क्योंकि मैं राजेश को पढ़ते हुए देखा है कि मैं फुल टाइम आता हूँ जब भी, तो रीडिंग रूम में या कहाँ पे, तो ये एक अच्छी जर्नी है। अगर आपको इस तरह की जर्नी में इंटरेस्ट है तो आपको पीएचडी अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग सेंटर हैं। राजेश का जो सेंटर है एसआईएस है, और वहाँ पे ये ट्रेड में वर्क कर रहे हैं। अलग अलग सेंटर्स हैं यहाँ पे, वो आपको सर्च करेंगे, हम लोग वीडियो उस पर भी बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल यही है कि आपको मेहनत करनी है, आपको चीज़ें अगर करनी है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इसी वीडियो में इतना ही। जय हिंद।